हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट है ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ हैं बेटा, उसको इन्वेस्ट करना है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स के अंदर। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो पे करेगी बेटा 5% इंटरेस्ट पर ईयर के अकॉर्डिंग, एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन determine how to divide 30,000 rupees among the 2 type of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 rupees फर्स्ट केस में, और सेकंड केस है बेटा 2000 रुपीज़। तो हमें क्या करना बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके बताना है कि 30,000 को हम 2 डिफरेंट बॉन्ड के अंदर किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट जो बॉन्ड है वो पे करता 5% इंटरेस्ट, सेकंड बॉन्ड पे करता 7% इंटरेस्ट, और जो टोटल इंटरेस्ट होता है बेटा पर एनम का वो कितना है 1800 फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में बेटा 2000। वैसे सिंपली अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो बेटा हम सिंपली निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं जो अमाउंट है, अमाउंट जो इन्वेस्ट होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में जो अमाउंट इन्वेस्ट है वो मान लेते हैं एक्स रुपीज़ है। तो जो सेकंड बॉन्ड में अमाउंट इन्वेस्ट होगा बेटा वो कितना होगा, फर्स्ट बॉन्ड में अगर होगा हमारा एक्स रुपीज़ तो सेकंड में कितना हो जाएगा बेटा 30,000 माइनस में एक्स रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट में है इंटरेस्ट कितना मिलता है उसको 5%, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इन फर्स्ट बॉन्ड में पर एनम। तो इंटरेस्ट क्या होता है बेटा एक्स अमाउंट इनटू में रेट, रेट कितना है 5%, दैट इज़ 5/100। तो फर्स्ट में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा बेटा 5x/100 रुपीज़ पर ईयर। ऐसे ही सेकंड में निकाल लेते हैं हम इंटरेस्ट रेट, और फिर क्या करते हैं बेटा दोनों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट बनेगा उसका, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1800 के। लेकिन उसने बोला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके फाइंड करना है हमें कि फर्स्ट बॉन्ड में वो कितना इन्वेस्ट करे, सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करे, सच दैट जो टोटल इंटरेस्ट होगा उसका पर एनम वो कितना होगा बेटा 1800। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे अब। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल टू है एक्स रुपीज़, देन अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में कितना हो जाएगा बेटा 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना इन्वेस्ट करना है उसको 30,000। तो अगर एक में एक्स इन्वेस्ट किया तो दूसरे में कितना इन्वेस्ट करेगा बेटा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेशन हमें पता है बेटा कि अमाउंट इनटू में रेट किसके इक्वल है, हमारा इंटरेस्ट के इक्वल है। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए यहाँ पे। तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे बेटा हम अमाउंट की, एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम रेट की, सच दैट उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मैट्रिक्स मिले किसकी, इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट कितना बेटा हमारा 1800, तो सिंगल एक ही एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा 1x1। अब बेटा लेफ्ट में जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए 1x1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म करनी है अमाउंट की और रेट की। दैट अमाउंट की हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं बेटा रो मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा 1x2। तो फर्स्ट अमाउंट है हमारा x, सेकंड अमाउंट क्या बेटा हमारा 30,000 माइनस एक्स, तो ये रो मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या है 1x2। सेकंड मैट्रिक्स हमारी रेट की है बेटा, उसको डिफाइन करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। तो रेट क्या है हमारे 5% है, तो 5/100 हो जाएगा, 7% है तो 7/100। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 2x1। ये ऐसे ही क्यों डिफाइन किया बेटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे तभी डिफाइन होगी ना बेटा, फर्स्ट के जितने भी कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो हैं, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। और दूसरा बेटा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑर्डर क्या मिलेगा, यहाँ रो 1 है यहाँ कॉलम 1 है,
तो ऑर्डर क्या मिलेगा बेटा हमें 1 क्रॉस 1। तो इसको ध्यान से डिफाइन करना है हमें कि कौन सी मैट्रिक्स हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी, कौन सी मैट्रिक्स हमारी रो मैट्रिक्स होगी। तो जो अमाउंट वाली मैट्रिक्स है बेटा वो हमने फॉर्म की यहाँ पे रो मैट्रिक्स, और जो रेट वाली है वो फॉर्म की हमने कॉलम मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ x की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बेटा 5/100 के साथ, 30,000 माइनस x की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बेटा 7/100 के साथ में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी बेटा, जिसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1। राइट में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बेटा 1 क्रॉस 1। ये इंटरेस्ट था बेटा, टोटल इंटरेस्ट राइट साइड में। तो बेटा क्या करेंगे हम, एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। टू मैट्रिसेस आर सिमिलर आर इक्वल इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो एलिमेंट उठाओ बेटा, इसके पास भी एक ही एलिमेंट है, इसके पास भी एक एलिमेंट है। तो 5x प्लस में 2,10,000 माइनस 7x अपॉन में 100 किसके इक्वल होगा बेटा 1800 के। तो यहाँ से क्या करो बेटा 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दो 1800 के साथ में। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1,80,000। तो लेफ्ट में क्या होगा बेटा ये 2,10,000 माइनस में 2x। तो यहाँ से 2x की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा 2,10,000 माइनस में 1,80,000। तो ये कितना बचेगा बेटा 30,000 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15,000। तो x क्या था हमारा बेटा इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड। तो हमें फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए 15,000। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे फिर हम 30,000 माइनस में x था, दैट इज़ 30,000 माइनस 15,000 दैट इज़ इक्वल टू 15,000। तो दैट मीन्स अगर हम दोनों बॉन्ड में इक्वल इन्वेस्ट करेंगे 15,000 तो उस केस में हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम वो कितने में मिलेगा बेटा 1800 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बी पार्ट में उसने बोला था कि अगर हमारा टोटल इंटरेस्ट 2000 हो जाए तो उस केस में हमें फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेकंड बॉन्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें बेटा सेम रहेंगी हमारी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में, सिर्फ राइट साइड में यहाँ पे 18,000 की जगह क्या रख देंगे 2000, बाकी काम सेम होगा बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिक्स की रो से कॉलम से सेम एज इट इज़। तो लेफ्ट साइड बेटा सेम रहेगी, राइट साइड में 2000 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो बेटा 2,10,000 माइनस में 2 लाख इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा लेफ्ट में 10,000 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5,000 रुपीज़। तो इस केस में हमें फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा बेटा 5,000। तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट होगा हमारा 30,000 माइनस 5,000 दैट इज़ 25,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा हमारा 5,000 और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे हम 25,000। तो उस केस में हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा बेटा वो कितना मिलेगा 2,000 मिलेगा। क्लियर है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है बेटा वो भी 19 की तरह है बिल्कुल एज इट इज़। उसमें भी हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट। द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ ईच सब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। तो बेटा वो जो केमिस्ट्री की बुक है उसको कितने में सेल करता है 80 रुपीज़ में पर बुक, और जो हमारी फ़िज़िक्स की बुक है उसको कितने में सेल करता है बेटा 60 रुपीज़ में, और जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसको कितने में सेल करता है 40 रुपीज़ में। देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग द बुक्स यूजिंग द मैट्रिक्स एल्जेब्रा। हमें बताना है बेटा कि जो बुक सेलर है उसको टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा सारी बुक्स को सेल करने के बाद, लेकिन किसका यूज़ करना बेटा यहाँ पे हमें यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो मैट्रिक्स का यूज़ करना है यहाँ पे। सिंपल अगर निकालना हो तो बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा जितनी बुक्स हैं इनटू में प्राइस जो होगा हर एक बुक का वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा।
लेकिन हमें इसमें मैट्रिक्स का यूज करना बेटा। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे बेटा बुक्स की, नंबर ऑफ बुक्स हैं जितनी, और एक मैट्रिक्स बनाएंगे बेटा उनकी प्राइस की, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ से टोटल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स देखते हैं, क्योंकि उसने डजन में दे रखी है बेटा बुक्स। जो केमिस्ट्री की बुक है वो 10 डजन है, तो टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितनी हो जाएंगी बेटा, 10 इंटू 12 दैट इज़ 120। 1 डजन इक्वल टू 12। 1 डजन कितने के इक्वल होता है बेटा, 12 के इक्वल। तो 10 इंटू 12 कितना हो गया, 120। तो केमिस्ट्री की बुक है कितनी उसके पास, 120। उसके बाद बात करें बेटा टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, 8 डजन है, तो 8 इंटू 12 दैट इज़ 96 बुक हैं टोटल। टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है बेटा उसके पास, 10 डजन है, तो ये भी कितनी होगी बेटा, 120। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, एक मैट्रिक्स बनाते हैं हमारी से ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर बुक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स लिए हमने, रो मैट्रिक्स भी बना सकते हैं बेटा। अगर रो मैट्रिक्स बनाओगे ए को तो बी को कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। उस केस में हम प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे ए बी। अगर तुम उल्टा डिफाइन करते हो, जैसे यहाँ पे लिया है मैंने कि कॉलम मैट्रिक्स, ताकि ये डिफरेंट हो जाए थोड़ा सा, इसलिए लिया मैंने यहाँ पे। नहीं तो करने को हम ए को रो मैट्रिक्स ले सकते हैं, बी को कॉलम, तो सेम ए बी प्रोडक्ट हमारा डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ए को कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं और बी को रो मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो उस केस में जो प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे हम, वो क्या डिफाइन करेंगे बेटा, बी इंटू ए। क्योंकि जो टोटल अमाउंट आएगा बेटा वो एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स होगी। तो उसके लिए हमें बी को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है हमारा, यहाँ पे देखो 1x3 है, और ए का ऑर्डर क्या है, 3x1। अगर ए इंटू बी डिफाइन करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्या होगा बेटा इस केस में, 3x3, तो वो तो गलत हो जाएगा। 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी हमें, लेकिन हमें मैट्रिक्स क्या मिलनी चाहिए बेटा, 1x1 की। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट क्या डिफाइन करेंगे, बी इंटू ए। तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट की मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा बी ए का, वो कितना होगा, 1x1। ठीक है, तो लेट ए बी द मैट्रिक्स नंबर ऑफ बुक्स, कॉलम मैट्रिक्स ली मैंने, बी मैट्रिक्स है हमारी प्राइस की मैट्रिक्स, इसको रो मैट्रिक्स लिया हमने, तो इसका ऑर्डर है बेटा 3x1 और इसका ऑर्डर है बेटा 1x3। ठीक है, तो नाउ टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग द बुक्स कैन बी एवेलुएटेड बाय द प्रोडक्ट बी ए। तो इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो क्या होगा, बी ए होगा। तो बी ए कैसे डिफाइन करेंगे, देखो बी मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ली, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 इंटू 120, 60 इंटू 96, 40 इंटू 120। तो ये मल्टीप्लाई होके बेटा हमारी जो मैट्रिक्स मिलेगी है 1x1 ऑर्डर की होगी। तो ऐड करेंगे इस अमाउंट को, तो ये होगा हमारा 20,160 रुपीज़। तो इतना टोटल अमाउंट उसको रिसीव होगा बेटा सारी बुक्स सेल करने के बाद। ठीक है, क्लियर है सबको। इसको ए इंटू बी से भी कर सकते हैं बेटा। तो उस केस में हमें ए को रो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा और बी को क्या लेना पड़ेगा, कॉलम मैट्रिक्स। ये नंबर ऑफ बुक्स रख दो यहाँ पे, ये प्राइस रख दो, तो उस केस में भी हमें सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो उससे पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है 21 और 22 के लिए, वो रीड करते हैं क्या है। अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये हमारी मैट्रिक्स है बेटा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी 5 मैट्रिक्स गिवन है, और साथ में इनका ऑर्डर डिफाइन है बेटा। एक्स का ऑर्डर है 2x n, वाई का ऑर्डर है 3x k, जेड का ऑर्डर है 2x p, और डब्ल्यू का ऑर्डर है हमारा n×3, और जो पी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है बेटा p×k रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। अब 21 22 देखते हैं क्या है। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी शो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो हमें बताना है कि जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी, पी इंटू वाई प्रोडक्ट करेंगे, डब्ल्यू इंटू वाई प्रोडक्ट करेंगे, और फिर उनको बेटा ऐड करना है। तो बताना है ये जो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स होगी वो डिफाइन होगी हमारी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन के एंड पी। एन के पी पे क्या कंडीशन होगी सच दैट ये मैट्रिक्स हमारी डिफाइन हो, तो वो फाइंड करनी है हमें कंडीशन।
तो देखते हैं बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, p इंटू वाई करेंगे। तो p का ऑर्डर देखो, y का ऑर्डर देखो क्या है। p का ऑर्डर था ऊपर हमें दे रखा है p क्रॉस के, y का ऑर्डर गिवन है 3 क्रॉस के। तो p इंटू वाई, ये प्रोडक्ट बेटा तभी डिफाइन होगा जब इसके कॉलम और इसकी रो सेम होंगी। तो इसके पास कितने कॉलम है बेटा k, और इसके पास कितनी रो है 3। तो पहली कंडीशन तो आगे बेटा p इंटू वाई विल बी डिफाइन इफ़ k इक्वल टू 3। k किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल। अब k इक्वल टू 3 हो गया तो उसके बाद p इंटू वाई हमारी डिफाइन होगी, और उसका ऑर्डर कितना होगा बेटा p इंटू वाई का, p क्रॉस k। तो p इंटू वाई जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, p क्रॉस k। ठीक है। उसके बाद सेकंड उसने मैट्रिक्स दी है यहाँ पे w इंटू वाई। तो w वाई देखो कब डिफाइन होगी हमारी, w का ऑर्डर है n क्रॉस 3, y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k। तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम है यहाँ पे 3। अब डब्ल्यू वाई हमारी डिफाइन होगी तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, डब्ल्यू वाई का n क्रॉस के। तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा बेटा हमारा n क्रॉस के। तो पी वाई का ऑर्डर आया p क्रॉस के, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आया n क्रॉस के। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, और हमें एडिशन का रूल पता है बेटा, दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं हम जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, अगर ए प्लस बी करना मुझे, मैं तभी कर पाऊंगा जब ए और बी का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो पी वाई और डब्ल्यू वाई को ऐड हम तभी कर पाएंगे जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर चेक करो क्या इनका सेम है बेटा, देखो कॉलम्स तो सेम है के, लेकिन रो डिफरेंट है, यहाँ पे p है यहाँ पे n है। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हमारा डिफाइन कब होगा बेटा, जब p किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। तो एक कंडीशन हमें ये मिल गई बेटा, ये p किसके इक्वल होना चाहिए, n के। और एक कंडीशन ऊपर मिली थी हमें कि k इक्वल टू 3। तो ये चेक करो बेटा कौन से ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, k इक्वल टू 3 p इक्वल टू n। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है बेटा कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, p की वैल्यू n होनी चाहिए, तभी हमारा ये सम क्या होगा, डिफाइन होगा। क्लियर है सबको। तो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे हमारा, इस एक्सरसाइज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, ये भी इसी के बेस पे है जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन है, मैट्रिसेस गिवन है p x y z w। तो स्टेटमेंट है बेटा, इफ़ n इक्वल टू p, इसने स्टार्टिंग में दे दिया अगर n p के इक्वल है, द ऑर्डर देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो हमें बताना है जो 7x माइनस 5z मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है ये दो मैट्रिक्स का, 7x माइनस 5z। तो सबसे पहले बेटा 7x का ऑर्डर चेक करो क्या है, फिर 5z का ऑर्डर चेक करो। तो सेम रूल हमारा डिफरेंस का ही बेटा, a माइनस बी कब डिफाइन होगा हमारा, जब a और b का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उनका डिफरेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 7x और 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो मैट्रिक्स x हैज़ ऑर्डर 2 क्रॉस n, x का ऑर्डर हमें दे रखा है बेटा 2 क्रॉस n। तो 7x का भी ऑर्डर क्या होगा बेटा 2 क्रॉस n, क्योंकि 7 क्या है बेटा यहाँ पे स्केलर मल्टीपल है। अगर a का ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस n, तो मैं किसी k से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा a तो स्टिल इसका ऑर्डर कितना रहेगा बेटा m क्रॉस n। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, स्केलर सिर्फ एंट्री में अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डर को तो चेंज नहीं करेगा। तो 7x का भी ऑर्डर कितना होगा बेटा 2 क्रॉस है। अब z मैट्रिक्स पे आते हैं, मैट्रिक्स z का ऑर्डर कितना बेटा 2 क्रॉस p है। और क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो p है वो n के इक्वल है, तो मैं p की वैल्यू रख रहा हूँ अगले स्टेप में, मैट्रिक्स z हैज़ ऑर्डर 2 क्रॉस n, p की जगह क्या रख दिया मैंने n, क्योंकि n क्या गिवन है हमारा, p के इक्वल गिवन है। ठीक है, ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि हमारा जो z का ऑर्डर है और x का ऑर्डर है वो सेम बन जाए, तभी तो हम उनके डिफरेंट की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे वहाँ पे। तो हमने p को किस में रिप्लेस कर लिया यहाँ पे n में। तो z मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या हो गया हमारा बेटा 2 क्रॉस n। तो 5z मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना होगा बेटा 2 क्रॉस n। तो 7x का ऑर्डर 2 क्रॉस n, 5z का भी ऑर्डर 2 क्रॉस n है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस होगा हमारा 7x माइनस 5z, उसका भी ऑर्डर कितना होगा बेटा 2 क्रॉस n।
क्योंकि डिफरेंस करने से ऑर्डर तो चेंज नहीं होता बेटा मैट्रिक्स का। तो जो ए का ऑर्डर है बी का ऑर्डर है सेम होगा, ए माइनस बी का ऑर्डर भी सेम ही आएगा ए और बी के ऑर्डर के। तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर कितना होगा बेटा 2 क्रॉस n। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में है 2 क्रॉस n, तो 2 क्रॉस n है हमारा ऑप्शन बी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। तो बाकी 3.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।